हेलो एवरीबॉडी। तो अभी से और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अपनी 11th क्लास 11th की फिजिक्स। ओके, तो अब फिजिक्स को है ना, हम बोरियत नहीं रहने देने वाले हैं बिल्कुल भी। ठीक है, हम इसको बहुत ही सिंपल वे में पूरे एंटायर क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल आज इंट्रोडक्शन किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं बल्कि पूरा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हम ले लेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल हम क्लास 11th में किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और उनका डेली लाइफ में क्या यूज है। तो आज इंट्रो में मैं जस्ट एप्लीकेशन बताऊंगा कि हाँ, उन चीज़ों को हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास 11th का फिजिक्स। राइट, अब क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ चीज़ें इस तरीके से यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं एरोप्लेन की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एरोप्लेन। हमने वो खेला है ना बचपन में, चिड़िया उड़, भैंस उड़, गाय उड़, तो इस तरीके की चीज़ें, हाथी उड़। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम किसको उड़ाने वाले, एरोप्लेन को। तो अब बताओ, एरोप्लेन उड़ या ना उड़? तो ऑब्वियसली एरोप्लेन बना ही है उड़ने के लिए, राइट। तो एरोप्लेन उड़ने का क्या सेंस बनता है कि मान लो कि जैसे कि ये हमारी अर्थ है और ये हमारा आसमान है। ठीक है, नाउ अब क्या है कि हमारा ये एरोप्लेन यहाँ पे मान लो इस ए पॉइंट पे है। ठीक है, धरती से थोड़ा उड़ चुका है। नाउ ये इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, और इसको सपोज मान लो कि इस बी पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, अब नाउ क्या है कि ये पहुंचने के लिए इसको ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि हवा जो है ना हमारी इधर की ओर चल रही है, इस डायरेक्शन में। तो अर्थ इधर भी है, इधर भी है, तो हवा हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो नाउ अगर एरोप्लेन सीधे सीधे अगर यहाँ तक पहुँचना चाहे तो नहीं पहुँच पाएगा। उसको अगर हम इस डायरेक्शन में अगर एरोप्लेन को उड़ाते हैं तो एरोप्लेन एक्चुअली में है ना यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा, कोई पॉइंट सी पे पहुँच जाएगा। ये इतना बेंड हो जाएगा रीजन ड्यू टू दिस एयर डायरेक्शन। एयर की डायरेक्शन इस दिशा में, तो एरोप्लेन जा तो रहा है इधर, लेकिन हवा के हल्के हल्के प्रेशर की वजह से टिल्ट होके इस सी पॉइंट पर पहुंच जाएगा बजाय कि बी पॉइंट पर पहुंचने के। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, हम ए पॉइंट से कुछ एरोप्लेन को इस तरीके से उड़ाएं ताकि है ना ये बी पॉइंट पर पहुंचे, ना कि है ना इसको सीधे सीधे उड़ाए। ठीक है ना, इससे ये होगा कि हवा का प्रेशर इस पर लगेगा तो, लेकिन ये बाय द वे हमारे एंटायर रिजल्ट बी पॉइंट पे ही पहुंचेगा, ना कि ये तीसरा पॉइंट क्रिएट हो जाएगा सी। ठीक है ना, तो इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया? नाउ अब हमने एरोप्लेन का केस समझ लिया। तो इसमें हमारा ये था कि एरोप्लेन है ना, कहते हैं हवा की डायरेक्शन किधर जाएगी, कितने एंगल पे मोड़ना होगा, हमें ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके की चीज़ों से हम डील करने वाले क्लास 11th में। नाउ इससे अगला क्या होता है कि कुछ अगर हवा की बात करें तो अब तक एरोप्लेन उड़ा है, अब चिड़िया उड़ाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ चिड़िया उड़ वाला देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। ये जस्ट कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाने के लिए मैं ऐसा शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मान लो कि एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस पे है ना मान लो कि आप खड़े हो और आपके हाथ में क्या है, गन। ठीक है, अब ये गन से है ना आपको यहाँ पे मान लो कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, ऐसे करके है ना डी पॉइंट तक है। ठीक है, अब यहाँ से है ना यहाँ पे चिड़िया है, क्या है, चिड़िया। अब आप इस गन से कब शूट करोगे चिड़िया को, जो कि उसको चिड़िया को लगे, और चिड़िया कैसी है, उड़ रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, वो उड़ती हुई आ रही है। तो आपको किस एंगल पे है ना शूट करना होगा कि उसको चिड़िया को जाके लगे। ठीक है ना,
ये हम एंगल निकाल रहे होंगे। हवा की डायरेक्शन भी इसमें मैटर करती है, ठीक है। आपके जो बुलेट्स की स्पीड भी मैटर करती है, चिड़िया किस स्पीड से आ रही है वो भी मैटर करता है, वो सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट होगा, चिड़िया मार रहे होंगे एक्चुअली में हम, ठीक है। नाउ इससे अगला क्या है, इससे अगला है जैसे कि हमने रामायण वगैरह या महाभारत वगैरह देखी होगी, जिसमें है ना धनुष एक दूसरे से, जैसे हम तीर मारते थे तो वो तीर आपस में जाके टकराते थे, तो उसमें क्या होता था कि हमें उसमें भी है ना एंगल मेजर करना होता था। जैसे कि मैं तीर धनुष छोड़ो, आज का सिनेरियो ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ये दो बिल्डिंग है, ठीक है। एक बिल्डिंग पे है ना राम खड़ा है, एक बिल्डिंग पे मान लो श्याम खड़ा है। अब इसने भी पत्थर थ्रो किया, इसने भी पत्थर थ्रो किया, ठीक है ना। तो अब ये पत्थर इसका और ये पत्थर इसका कब आपस में कोलाइड करेंगे, किस एंगल से फेंका जाए, किस स्पीड से फेंका जाए, क्योंकि ये हाइट कम पे है तो इसको ऊपर की ओर थ्रो करना होगा, ये हाइट ज़्यादा पे है इसको नीचे की ओर थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगल, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें कितने डिस्टेंस पे, ये सारी चीज़ें हम मेजर कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों के साथ डील करने वाले नाउ कमिंग टू 2D मोशन। 2D मोशन पे हम आते हैं, तो 2D मोशन में क्या है, 2D मोशन में नाम से पता चला है दो डायमेंशन होगी। दो डायमेंशन में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस को फिलहाल के लिए अर्थ मान लो, ठीक है, और वाई एक्सिस को फिलहाल के लिए स्काई मान लो, ठीक है। दो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे हमें, और यहां से हमने एक बॉल थ्रो करी इस तरीके से कुछ, ठीक है। नाउ हम इसमें क्या निकाल रहे होंगे फिर कि इसकी मैक्सिमम हाइट बॉल की कहां तक गई, जिसे कहते हैं हाइट से एस से हाइट एन मैक्स, मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंची, ठीक है। मैक्सिमम ये बॉल जाके कहां तक डेड हुआ, मतलब कि खत्म हुआ, कि ये बिल्कुल रुक गया, ठीक है ना। तो ये निकालने वाले हमारा ओवरऑल क्या है, इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे इसकी है ना वेलोसिटी क्या थी वो निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ना 2D मोशन में पढ़ने वाले हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वो तो सुना होगा ना आपने कि फॉर देयर इज एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये बहुत ही फेमस चीज है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि सिंपल सी बात है, मान लो कि राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं, बात करते करते उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, तो राम श्याम को एक रैपट मार देता है, ठीक है, एक थप्पड़ मार देता है। अब नौ श्याम भी उसको एक थप्पड़ अपोजिट में मार देता है। यही जनरली रूल है, कोई तुम्हें पीटेगा तो तुम भी उसे पीटोगे, जनरल सा तो यही रूल है ना, वही रूल समझ लो ये। अब महात्मा गांधी वाला है ना थीसिस यहाँ पे मत लगाना, क्योंकि महात्मा गांधी को जब अंग्रेज ने एक रैपट मारा था तो महात्मा गांधी ने अपना दूसरा गाल आगे कर दिया था। महात्मा गांधी ने एक्चुअली इस लॉ को तोड़ दिया था, ठीक है ना। ये लॉ महात्मा गांधी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि और भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे हाथ में सपोज बॉल है, मैंने बॉल थ्रो करी किसी वॉल पे, तो जितनी तेजी से मैं थ्रो करूंगा, जिस एंगल से थ्रो करूंगा, वो रिटर्न बैक भी उतनी ही तेजी से और उसी एंगल पे आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या है, कुछ भी एक्शन हुआ उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। सपोज मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, ठीक है, और मैंने धरती पे है ना एक लात मारा, ठीक है, जोर से नीचे की ओर लात मैंने मारा। अब क्या होता है, जितना फोर्स से मैंने नीचे लात मारा उतना ही फोर्स से धरती भी रिएक्ट करती है, अर्थ भी रिएक्ट करता है, उतना फोर्स हमें वापस लगता है। जैसे मान लो कि कोई 10 मंजिला बिल्डिंग से कोई वस्तु गिराते हैं, तो वो वस्तु जितना धरती पे फोर्स लगाएगी उतना ही धरती रिटर्न उतना ही फोर्स लगाती है, ठीक है। तो ये लॉ होता है जनरल सा, ठीक है। तो इसको बताने का क्या पर्पस था, इसको बताने का पर्पस ये था क्योंकि क्लास 11th के फिजिक्स में हम लोग ये चीज देखने वाले हैं कि जब भी ये लॉ लगेगा ना, तो ये हमेशा दो बॉडी पे एप्लीकेबल होता है।
अकेली बॉडी कभी भी इसमें रिएक्ट नहीं कर सकती। मान लो ये राम था, ये श्याम था, राइट। अब इसने एक थप्पड़ इसको मारा तो इसने भी एक थप्पड़ मारा, क्योंकि दो बॉडी की जरूरत है हमें। एक बॉडी अकेली है ना, कहते हैं इस लॉ को फॉलो नहीं कर सकती। जैसे सपोज मैंने बोला यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है ना, दीवार है। अब यहाँ पे एक बॉल है, मैंने थ्रो किया, जिस एंगल से थ्रो किया उसी एंगल से रिटर्न आता है, उसी स्पीड से ये रिटर्न आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बॉडी होगी बॉल और दूसरी बॉडी हो गई ये वॉल, ठीक है ना। तो दो बॉडी तो हमें चाहिए ही चाहिए, इस लॉ को सेटिस्फाई कराने के लिए दो बॉडी चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मैंने महात्मा गांधी और अंग्रेज का एग्जाम्पल दिया था। अब वो महात्मा गांधी ने इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी दो बॉडी तो थी ना, वहां पे चांसेस तो थे महात्मा गांधी भी जड़ देते एक, है ना, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो हमेशा ये जो लॉ है ना, हमेशा दो बॉडी के लिए एप्लीकेबल होगी। कम से कम दो बॉडी तो होनी ही चाहिए, ठीक है, सिंगल बॉडी पे रिप्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। बस बताने का यही पर्पस था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, चलो अब पेंडुलम के बारे में बात करते हैं। चलो पेंडुलम कैसे बनाए, मान लेते हैं सपोज ये क्या है हमारे पास, धागा एक, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बांध दिए, एक बॉल, लोहे की बॉल मान लो या कुछ भी मान लो जो हमने बांध दिया। नाउ अब इसको कितनी वेलोसिटी दे कि पूरा है ना सर्कल कंप्लीट कर ले, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है जैसे मेरे हाथ में धागा है, अब वो बॉल उसके नीचे बंधी हुई है, अब मैं उसको घुमा रहा हूँ, अब हो सकता है मैं इतना ही फोर्स लगाऊं तो यहाँ पे आके वो फिर से गिर जाएगा। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना उसको रोटेशन देना पड़ेगा, कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो पूरा सर्कल कंप्लीट करे, ठीक है ना। तो हम है ना कहते हैं, अब इसमें है ना कहते हैं फिजिक्स में क्या बोलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहीं तक मुझे ले जाना है वेलोसिटी, ठीक है ना, और ये ताकि यहाँ से यहाँ तक मूव करता रहे, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टू एंड फ्रो करता रहे। तो अब बताओ यहाँ तक ले जाने के लिए हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है ना क्या तो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब ये पेंडुलम से रिलेटेड हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब बादलों की बात करते हैं, क्लाउड्स। अब मान लो कि मैं यहाँ पे है ना क्लाउड्स की बात करता हूँ। जैसे ये बादल है, मान लो कि ये क्लाउड्स बने हुए हैं आसमान में, ठीक है, और यहाँ पे है ना ये धरती है, इस अर्थ पे है ना मान लो कि तुम खड़े हो, ठीक है। तो बारिश जब होती है तो मीन्स है ना क्या कहते हैं ये ऐसे होती है, तो डायरेक्ट तुम्हारे टकले पे गिरनी चाहिए ना, परपेंडिकुलर, लेकिन होता नहीं है। कभी कभी देखा होगा कि बारिश कुछ इस तरीके से भी होती है। अब ये तुम्हारे टकले पे ऐसे गिर रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि है ना यहाँ पे है ना क्या कहते हैं हमारा एंगल आना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे जा रहा है क्योंकि है ना एयर का फ्लो इधर की ओर है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये एंगल कितना बना रहा है, कितने एंगल से हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज हम देखने वाले, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, तो इसी तरीके से है ना हम पूरी फिजिक्स है ना कहते हैं मजाक मजाक में चिड़िया उड़ हवाई जहाज उड़, इसी तरीके से करते करते है ना हम पूरी फिजिक्स है ना कहते हैं कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, अभी सिलेबस को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस में है हमारे, ठीक है, वो भी इस तरीके से ताकि इंटरेस्ट जनरेट हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मैं बोरियत क्रिएट कर रहा हूँ कि ये भी चीज़ है वो भी चीज़ है ना। अगर मैं अब अगला टॉपिक सोचूं तो अगला क्या आ सकता है, अगला टॉपिक मान लो कि जैसे कि ये है, ये अर्थ है, ठीक है, इस पे है ना तुम खड़े हो, ठीक है। अब तुम्हें आगे की ओर मूव करना है, तो होता क्या है एक्चुअली में मूवमेंट के लिए क्या होता है कि तुम है ना क्या कहते हैं जो धरती है जो अर्थ है वो तुम पे आगे की ओर फोर्स लगाती है और तुम अर्थ पे क्या है पीछे की ओर फोर्स लगाते हो, ठीक है ना। तो इससे होता क्या है कि तुम है ना धरती को धकेल के आगे की ओर चले जाते हो, ठीक है। अगर ये फोर्स ना हो तो तुम मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो धरती हमें किस तरफ धकेलती है, आगे की तरफ, और तुम धरती को कैसे धकेलते हो, पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। और अगला टॉपिक देखें हम, तो इसमें है ना जैसे कि मान लेते हैं ये अर्थ है हमारा, ठीक है। इस अर्थ पे तुम खड़े हो, ठीक है, तो तुम एक फोर्स लगा रहे हो नीचे की ओर, ठीक है ना, और ये धरती भी तुम पे एक फोर्स लगा रही है ऊपर की ओर।
अगर ये जितना फोर्स तुम लगा रहे हो उतना ही फोर्स ये तुम पे लगा रही है। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा कि तुम धरती के नीचे चले जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पानी पे खड़े हो, ठीक है, और तुम पानी पे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन पानी तुम पे उतना फोर्स नहीं लगा रहा है, तो होता क्या है, तुम डूब जाते हो। इसे कहते हैं नैया डूब जाना, ठीक है। तो अब तुम डूब जाते हो। तो यही चीज है, ये थोड़ा सा चीज हमें बताना था कि हम फोर्सेस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तुम्हें याद है तुमने 9th या 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, जैसे कि ये कोई बॉक्स है, ठीक है ना, और इस पे है ना कोई इधर से खींच रहा है, मान लो कि 15 न्यूटन से, और इधर से कोई खींच रहा है 25 न्यूटन से, ठीक है। ओवरऑल बताओ किस डायरेक्शन में ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स है वो जाएगा और कितने फोर्स के साथ। तो तुम देख लेते थे, अच्छा ये इधर खींच रहा है 15 से, तो ये 25, तो 10 बच गया, तो 10 न्यूटन से ये इस डायरेक्शन में ये बॉक्स मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हमने पढ़ा था। तो अब क्या है कि बॉक्स तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कोई इधर से खींच रहा है इसे और कोई इधर से खींच रहा है, ठीक है ना। मान लो कि 10 न्यूटन से इधर से खींच रहा है और 20 न्यूटन से इधर से खींच रहा है। अब बताओ कैसे जाएगी। तो होता क्या है, अगर सीधी सीधी फोर्स लग रही हो, ठीक है, अगर सीधी सीधी फोर्स लग रही हो तो हम जनरली है ना स्केलर प्रोडक्ट से निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रही होती है। लेकिन जब भी ऐसा लग रहा हो तो इसके लिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। अब मैं बताऊंगा आगे स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। फिलहाल के लिए ना ये जान लो कि सीधी सीधी अगर फोर्स लग रही है तो हम स्केलर से निकाल लेते हैं, नहीं तो हमें वेक्टर का यूज करना पड़ता है। अगर टेढ़ी मेढ़ी जैसे कि फोर्स मान लो ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, ऐसे लग रहा हो, ऐसे लग रहा हो, तो हम इन सबको किससे निकालते हैं, वेक्टर की हेल्प से। ओके, तो ये बताना था। नाउ हम अब पुली डिस्कस कर रहे होंगे। पुली इस तरीके से है कि पहले जमाने में देखा था वेल होता था, ठीक है, कुआं, इसमें से है ना हम एक पुली लगाते थे इसमें। पुली मतलब, पुल मतलब क्या होता है, एक होता है पुल और एक होता है पुश, ठीक है। अब पुश मतलब क्या होता है, धकेलना, धक्का देना, और पुल मतलब क्या होता है, खींचना अपनी तरफ, ठीक है। तो ये चीज है ना, इसमें क्या करना पड़ता है, एक पुली लगानी पड़ती थी, जिससे है ना एक रोप ऐसे करके इसमें गया होता है, और इसमें हमें ना मान लो कि बाल्टी वाल्टी लगा लेते थे, ठीक है, उसमें पानी भर के हम फिर इसको है ना पुली की हेल्प से यहाँ पे है ना हम खींचते थे। यहाँ पे मान लो कोई बंदा है वो खींच रहा है इसको, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होता है, ये पुली हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पानी खींच रहे, तो कितना इस पे है ना टेंशन लगने वाला है, ठीक है, ये हम निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं साइकिल के टायर से रिलेटेड। बोलोगे साइकिल से टायर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये क्या है कि टायर में, साइकिल की टायर जो होती है, अगर उसमें है ना बिल्कुल भी वो टायर ना दबे, इतनी हवा हम उसमें भर दे कि वो बिल्कुल भी ना दबे, तो उसमें है ना एक दो पैडल हम जब मारेंगे उसके बाद वो टायर अपने आप चलता रहेगा, फ्रिक्शन होने के बाद भी रुकेगी नहीं साइकिल, बिना कोई एफर्ट लगाए साइकिल मूव करती रहेगी। तो बोलोगे इससे बढ़िया तो फिर लोहे का हम टायर बना देते, वो बिल्कुल नहीं दबता। नहीं, लोहा भी थोड़ा थोड़ा दबता है। इस वजह से क्या होता है कि हम आइडियल कंडीशन अचीव नहीं कर पाते। नहीं तो है ना रेलगाड़ी में जो लोहे का पहिया लगा होता है, ऐसा होता तो फिर तो इंजन एक बार स्पीड देके छोड़ देते, वो अपने आप ही मूव करता रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। रीजन यही है कि आयरन भी है ना, कुछ आयरन में भी कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी रहती है, वो कंप्रेस होता ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज नहीं हो पाता है। तो इस चीज से ये भी नोटिस कर सकते हो कि जब भी हम साइकिल में मतलब कि अच्छी तरह से हवा भर देते हैं तो हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है आगे मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज बताना था मेरे को। चलो अब दो गाड़ियों की बात करते हैं। मान लो कि ये हमारी अर्थ है, इस पे है ना दो गाड़ी मूव कर रही है। मान लो कि एक गाड़ी ये है, ठीक है, ये तो गाड़ी नहीं, घर बन गया यार। चलो ये गाड़ी है, ठीक है, और एक गाड़ी इधर से मूव कर रही है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये गाड़ी ऐसे मूव कर रही है। नाउ अब क्या होता है कि ये दोनों टकराने वाली है आपस में, तो मैं कितना मतलब कि है ना क्या था ब्रेक मारूं, कितना जोर से ब्रेक मारूं
कि ये गाड़ी बिल्कुल इसके पास जाकर रुक जाए, ठीक है ना। तो उसके अनुसार से हमें क्या देखना होगा कि हमें ये देखना होगा कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, ठीक है। ये भी ब्रेक मारेगा तो कब तक रुकेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं कब तक ब्रेक मारूं कि मेरी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। अब हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, हम इसके में क्या पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट है कोई, मान लो ऑब्जेक्ट है कोई, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तुम भी हो सकते हो, ठीक है, या फिर कोई वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसमें हम करते क्या है, ये ऑब्जेक्ट मान लो कि मूव कर रहा है ऐसे ऐसे करके कहीं कहीं पे जाके, मान लो ये है इसकी फिनिशिंग लाइन, ठीक है। तो हम इसकी है ना स्पीड चेक करते हैं, वेलोसिटी चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने वो चेक करते हैं, किस एंगल पे मुड़ा ये। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। मान लो कि है ना कहते हैं ये सपोज तुम्हारे टीचर का घर है, ठीक है, और तुम है ना अपना गलियों में घूम रहे हो, ये गली जा रही है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट मान लो कि तुम हो, कौन है, तुम हो, ठीक है ना। अब ये तुम खेलते 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 जा रहे हो गली में, ठीक है ना, मान लो पतंग पकड़ रहे हो इधर। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि यहाँ पे टीचर का घर है, अगर टीचर ने देख लिया कि अरे पतंग लूटता फिर रहा है गलियों में, ठीक है ना, आवारागर्दी कर रहा है, तो मीन्स है ना टीचर तुम्हें अगले दिन स्कूल में या फिर पेरेंट टीचर मीटिंग में है ना तुम्हारे पेरेंट्स को कहेंगे कि तुम्हारा लड़का तो गलियों में घूमता रहता है। तो अब क्या है कि तुम यहाँ पे जो जा रहे हो, तो यहाँ पे तो तुम्हारी स्पीड कैसी हो जाएगी, स्लो, ठीक है ना, डाउन हो जाएगी। रीजन, फिर तुम सोच रहे हो यार मास्टर देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं देख रहा हूँ कि मास्टर है कि नहीं, तुम धीरे धीरे जाओगे। और जैसे ही यहाँ पे तुम आए, मूव करते 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 यहाँ से बचते बचाते यहाँ पे आए, तो यहाँ तक तो धीरे धीरे आए, यहाँ से तुरंत तुम तेज भागोगे, क्योंकि अब तुम सोचोगे कि मास्टर निकलना है, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारी स्पीड ज़्यादा, तो यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना, क्या स्पीड, क्या एंगल, क्या टर्न लिए तुमने। तो ये सारी चीज़ें है ना लास्ट में तुम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, कि इन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स, ठीक है। आगे हम फर्दर और इसको डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए है ना कहते हैं इतना समझ लो कि ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की स्टडी को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को, ऑब्जेक्ट मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स, ठीक है ना, कॉल्ड काइनेमेटिक्स। इतनी सी बात याद रखो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, मास क्या होता है जिसमें ग्रेविटी, देखो मास और वेट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन आ रहा है। मास एंड वेट, ठीक है। मास और वेट में क्या अंतर होता है, बस छोटा सा अंतर है। क्या होता है, वेट है ना हम जब भी मेजर करते हैं अंडर ग्रेविटी मेजर करते हैं, ठीक है, और मास जब भी मेजर करते हैं ग्रेविटी हटा करके मेजर करते हैं, विदाउट ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटी भी अपनी तरफ जो खींच रही होती है, तो हम देखा है तराजू हम बिल्कुल फर्श पे रख के उस पर चढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर क्या इंक्लूड हो जाता है, ग्रेविटी भी इंक्लूडेड हो जाती है। तो इस वजह से हम उसको वेट बोलते हैं। तो बोलते नहीं बोलते जो कि तुम्हारा वेट कितना है, तो 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, ठीक है ना। लेकिन अगर मास पूछा जाए तो मास भी तुम्हारा वेट ही है, ठीक है ना, एक तरीके से। लेकिन वो वाला वेट है जो ग्रेविटी को कंसिडर नहीं किया जाए, जो धरती हमें अपनी तरफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो खींचती है, ठीक है ना, वो हटा के मेजर किया गया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया डिफरेंस। नाउ अब क्या है कि मैं सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा था, सेंटर ऑफ मास। अब क्या है कि सेंटर ऑफ मास है ना, कहते हैं इस तरीके की चीज होती है, जैसे मान लो कि एक थाली है, ये मान लो कि प्लेट है कोई,
ठीक है ना। अब इस प्लेट के है ना क्या कहते हैं सेंटर में उंगली रख के, ठीक है, हम घुमा देते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे कि हम कोई कॉपी किताब रख लेते हैं अपने उंगलियों के सेंटर में और उसको घुमा रहे होते हैं और वो घूम रहा होता है विदाउट इधर उधर गए हुए, डिसबैलेंस हुए हुए। उसका रीजन यही है कि है ना क्या कहते हैं आपने उसके सेंटर ऑफ मास को है ना मेंटेन कर रखा है। अब मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है ना क्या कहते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, लेकिन अगर मान लो कि इस थाली में मैं यहाँ से छेद कर देता हूँ, इतना काट के निकाल देता हूँ, इतना पोर्शन मैं क्या करता हूँ कट कर देता हूँ, ठीक है। तो नाउ इसका सेंटर ऑफ मास है ना थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अब थाली अगर मुझे घुमानी है तो मुझे यहाँ पे नहीं, उंगली यहाँ पे रख के फिर घुमानी होगी, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास, जो कि है ना उसका वो पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहां पे है ना हम उस पॉइंट पे अगर कोई लकड़ी से या फिर उंगली से या फिर किसी भी चीज से अगर उसको पिन पॉइंट करके अगर स्टैंड कर दे तो वो वहीं पे बैलेंस्ड खड़ी रहे, उसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। चलो अब स्विमिंग पूल की बात करते हैं। स्विमिंग पूल तो सभी गए होंगे, अब स्विमिंग पूल की बात करते हैं। मान लो ये हमारा ये लेंथ है स्विमिंग पूल की, इतनी बड़ी स्विमिंग पूल है, ठीक है। ये यहाँ पे पानी फिलअप किया हुआ। नाउ तुम यहाँ पर हो पॉइंट ए पे और तुम्हें जाना है इस पॉइंट बी पे, ठीक है ना। तो तुम यहाँ से तैरना चालू करते हो, ठीक है, और तैरते 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 यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँच जाते हो, ठीक है। अब ये बी पॉइंट पे पहुँच गए, लेकिन अब तक ये क्या था, स्विमिंग पूल था हमारा, स्विमिंग पूल। लेकिन अब ये स्विमिंग पूल मैं हटा देता हूँ, अब मैं बोलता हूँ ये रिवर है। तो स्विमिंग पूल में पानी जो होता है ना वो बिल्कुल स्टेबल होता है, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होती है पानी में, ठीक है ना। लेकिन रिवर में ऐसा नहीं होता। रिवर में पानी की अपनी एक वेलोसिटी होती है, पानी ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक है, इसकी अपनी एक वेलोसिटी होती है, ये मूव कर रहा होता है, ऐसे बह रहा होता है। अब नाउ क्या है कि तुम सेम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तुम्हें, और तुमने है ना छलांग मार दी स्विमिंग के लिए, ठीक है। अब तुम है ना इस बी पॉइंट पे नहीं, बल्कि है ना तुम यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाओगे कहीं, ठीक है ना, ये एक सी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो अब हमें निकालना है कि इस वेलोसिटी की वजह से तुम ये बी से सी पॉइंट पे जो शिफ्ट हुए ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, क्या वेलोसिटी रही थी तुम्हारी, हवा का क्या रोल है, पानी की वेलोसिटी का क्या रोल है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ अब थोड़ा सा वर्क डन के बारे में जान लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, जो भी हमने काम किया, ठीक है ना। अब सपोज मान लो कि ये तुम्हारा घर है, हाउस, ठीक है ना, इस पॉइंट ए पर, और ये तुम्हारा स्कूल है मान लो पॉइंट बी पर, ठीक है ना। नाउ अब तुम यहाँ से घर से है ना स्कूल गए, यहाँ पे तुमने जो भी अपना पढ़ाई करना था पढ़ाई किया, होमवर्क किया, या फिर है ना क्या था कोई भी एक्टिविटी करी, और फिर रिटर्न शाम में तुम वापस आए इस पॉइंट ए पे, घर ही आओगे वापस। नाउ अब क्या है, फिजिक्स क्या कहता है, तुमने जो भी इस दौरान वर्क किया ना वो वर्क जीरो है, क्योंकि तुम घर से चले स्कूल गए, स्कूल से फिर तुम घर ही आ गए वापस, तो तुमने एक्चुअली में काम किया ही नहीं। ये फिजिक्स का कहना है, ठीक है। तो फिजिक्स में तुम जिस पॉइंट से चलते हो और उसी पॉइंट पर घूम फिर के वापस आ जाते हो, तो तुम्हारा वर्क डन क्या होता है, जीरो। ये फिजिक्स कहता है, ठीक है ना। नाउ अब अगर मैं अगली चीज की बात करूं, चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ। जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा गुब्बारा है, ठीक है ना, और एक बड़ा गुब्बारा है, ठीक है। इन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया, इसमें भी पानी भरा हुआ है और इसमें भी पानी भरा हुआ है, ऑलमोस्ट पूरा पूरा नहीं भरा हुआ लेकिन हाँ पानी है दोनों में। तो अब बताओ बड़े से छोटे में पानी जाएगा या छोटे से बड़े में पानी जाएगा। तो कुछ कहेंगे अच्छा बड़े में ज़्यादा प्रेशर है तो ये इसमें पानी डाल देगा, लेकिन ये गलत है, ये छोटे वाला से बड़े वाले में पानी जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभार ऐसा होता है कि नल में अगर ये गुब्बारे लगाए और तो नल में क्या होता है पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो गुब्बारे फटने के चांस है। तो क्या होता है कई बार क्या होता है इसमें थोड़ा सा पानी भर लेते हैं, उसके बाद करते हैं छोटे गुब्बारे में पानी भर के इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं स्ट्रोक से, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे इसमें पानी जाता रहता है और गुब्बारा ओवरऑल पूरा पानी से फिलअप हो जाता है। ये पढ़ने वाले। उसके बाद तुमने ये देखा है बबल्स, जो मिलों में उड़ाते रहते हैं ऐसे गुब्बारे फूंक मारते हैं, उसमें तो बहुत सारे बबल निकलते हैं, तो उसमें फिल्म होती है, वो एक्चुअली में क्या होती है वाटर की फिल्म होती है, ठीक है ना। तो ये
डबल फिल्म होती है, सिंगल फिल्म नहीं होती है। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हम नाउ। अब अगली चीज की बात करते हैं। चलो अब रॉकेट की बात करते हैं, ठीक है ना। एलोन मस्क जब देखो तब रॉकेट उड़ाता रहता है, तो हम भी रॉकेट की बात करेंगे क्योंकि हम भी साइंस पढ़ रहे हैं, हमें भी साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। तो अब मान लो कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे है ना एक रॉकेट है, लंबा सा रॉकेट बनाएंगे, ठीक है। ये मान लो रॉकेट है एंड अब ये लॉन्च होने वाला है, ठीक है ना। अब क्या है कि इस रॉकेट में है ना एक लिफ्ट है, ये मान लो इस रॉकेट में लिफ्ट है। लिफ्ट वही जिसमें हम ऊपर नीचे जाते हैं, तो इसमें ये फ्लोर है, तो ये अलग अलग फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है, ठीक है। और इस लिफ्ट में क्या है, एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसमें एक बंदा है जिसने क्या किया है, इस बॉल को है ना ऊपर की ओर उछाला है। उसी टाइम पे रॉकेट भी है ना लॉन्च हुई है, ठीक है, मूव करना चालू किया। उसी टाइम पे लिफ्ट भी इसके है ना सेकंड फ्लोर की तरफ जाने को मूव हुआ है। सब कुछ एक साथ हुआ है, ये टाइमिंग सबकी सेट थी कि जिस टाइम पे मैं बॉल उछालूंगा उसी टाइम पे लिफ्ट अपना मूवमेंट चालू करेगी, उसी टाइम पे रॉकेट भी लॉन्च होगा। तो क्या होगा, कुछ देर बाद ये रॉकेट यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये लिफ्ट कुछ ऊपर आ जाएगी और ये बॉल कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा। पहले यहाँ पे मेरे हाथ में था तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ऐसे फिर ये रॉकेट ऊपर जाएगा, तो ये लिफ्ट यहाँ पे पहुंच चुकी होगी, ये बॉल यहाँ पे पहुंच चुका होगा। तो ओवरऑल है ना हम हाइट निकाल रहे होंगे इस बॉल की या फिर इस लिफ्ट की, ये सारी चीजें हम कर रहे होंगे। तो इस तरीके की चीजें भी हम निकालने वाले, ओके। नाउ अब पुली का एग्जांपल दिया था मैंने, वो जो हमने उसमें बांधा था, मीन्स वेल में पानी निकालने के लिए कुएं से। अब क्या है कि अब एक पुली नहीं, बहुत सारे पुली की बात करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पुली यहाँ पे है, मान लो कि इसमें है ना हमने क्या लटका दिया, मान लो एक हमने हाथी लटका दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एक हाथी का बच्चा लटका दिया है, ठीक है। उसके बाद इसी से रोप होते हुए फिर हमने है ना एक और यहाँ पे है ना क्या था, हथनी, चलो हथनी लटका दी, पूरा हाथी का खानदान लटका दिया हमने इस पुली पे, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीज देखने वाले कि कितना टेंशन लग रहा है इन सब में, ठीक है, ये सब देखने वाले। नाउ अब कुछ इस तरीके की चीजें भी करने वाले हैं कि मान लो कि एक वेट है ना यहाँ पे है ना हमने लटका दिया, ठीक है, एक पुली से। अब इसकी रस्सी है ना क्या था, ये तो रस्सी यहाँ पे थी, सपोज ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक बंदे इसको पकड़ के खड़ा है, ठीक है। तो अब ये कितनी जोर से कितना फोर्स लगा के पकड़ा रहेगा कि वेट बैलेंस हो और ये भी ना ऊपर की ओर जाए और ये भी नीचे की ओर ना जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों में इसी का घाटा है, ठीक है। तो ये समझ गया। तो ये वाली है, ये पुली वाली कोशिश करने वाले। तो ओवरऑल मैंने है ना क्या कहते 15-16 टॉपिक्स बताए, ठीक है। इसमें 2-3 टॉपिक्स और हैं जिनमें है ना क्या कहते ऐसे कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, ठीक है ना। और भी मतलब इस तरीके की चीज़ें जो मैंने बताई है, अभी हमने 10-12 चीज़ें डिस्कस करी है, इस तरीके से 50-60-70 चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें ओवरऑल है ना क्या कहते फिजिक्स में पढ़ना है। तो ये ओवरऑल है ना कहते रूबरू होना था कि हमें है ना फिजिक्स में क्या पढ़ना है, 11वीं के फिजिक्स में, 11th क्लास की फिजिक्स में हमें किन किन चीज़ों के साथ डील करना है। तो ओवरऑल है ना ये छोटा सा इंट्रो था जो कि ऑलमोस्ट आई डोंट